हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल टारगेट सेमेस्टर। दिस इज एजुकेटर सिमरन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट 4 ऑफ करेंसी बैंकिंग एंड एक्सचेंज, जिसमें हम देखने वाले हैं कि क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज रेट, एंड देन आगे हम एक्सचेंज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएट करने में कारण उसके होते हैं, कॉजेस के क्या हैं, और फिर आगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो फॉरेन एक्सचेंज को चेंज करने में, सही करने में और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि हमने इसका यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया है। सीक्वेंस जो रहा है हमारा, पहले हमने यूनिट 1 पढ़ा है, फिर यूनिट 3 पढ़ा है। इसलिए पढ़ा है क्योंकि पहले मैंने बताया आपको मनी क्या होता है, फिर मैंने बताया कि बैंकिंग क्या होता है, मनी एंड बैंकिंग हमने देख लिया, और फिर हमने सेकेंड यूनिट पे गए तो क्रेडिट के बारे में हमने देखा, क्रेडिट कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के द्वारा। एंड देन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका ये फ्लक्चुएशन या फ्लक्चुएशन बोल रही हूँ मैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक, सो इसी फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका है कंसेप्ट है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, क्या कंसेप्ट है, मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सिंपली फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, अगर नाम से देखें, फॉरेन की बात कर रहा है, दैट मीन्स किसी अदर कंट्री की बात कर रहा है, आपके जिसमें आप रह रहे हो, जिसका आप रेसिडेंट हो, डोमेस्टिक कंट्री, इसकी बात ना करके बाहर के कंट्रीज की बात कर रहा है। तो फॉरेन कंट्रीज के एक्सचेंज की बात कर रहा है, तो दैट मीन्स आप किसी भी चीज का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो आपस में, और इस एक्सचेंज को करने के बदले आप उसके बदले कुछ फॉरेन करेंसी ले रहे हो। तो दैट मीन्स सिंपली फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज होना ही फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है, जो कि यहाँ लिखा भी है कि फॉरेन एक्सचेंज रिफर्स टू फॉरेन करेंसी लाइक यूएस डॉलर, यूरो, येन एक्सेट्रा, ये आपका कहलाता है फॉरेन करेंसीज। ठीक, तो अब ये फॉरेन का एक्सचेंज जो है वो उसका नीड क्या है, क्या जरूरत पड़ी या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर नीड्स के बारे में चलते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इंटरनेशनल पेमेंट करने के, तो बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे यूज होता है, ड्रॉयर ड्रॉई होते हैं, तो वो बिल बनाकर, इनवॉइस भेजकर, इनवॉइस में सारी डिटेल लिखकर, कितने डॉलर में, मतलब कितने डॉलर आपके लग रहे हैं, कितना आपको रुपये में पेमेंट करना पड़ेगा, तो एक्सचेंज रेट के हिसाब से वो सारी चीजों को लिखकर सेटल एक इनवॉइस पे बनाकर सामने वाले को देना, और फिर उसके एक्सचेंज में पेमेंट लेना फॉरेन करेंसी में। तो इससे एक बिल ऑफ एक्सचेंज आपका इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। बैंक ड्राफ्ट जो है, फॉर एग्जांपल कि आपका बैंक है जो कि आपके इंडिया में भी है, एसबीआई का ब्रांच आपके फॉरेन कंट्रीज में भी है, तो आप बैंक ड्राफ्ट बनाकर भी आप पेमेंट कर सकते हो फॉरेन करेंसीज में। फिर टेलीग्राफिक ट्रांसफर हो गया, फिर पोस्टल ऑर्डर हो गया, ट्रैवल चेक्स हो गए, और फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स जो हैं, जहां पर अगर आप कहीं रह रहे हो, आप आपके पास बैंक में है, आप यहाँ के भी यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट भी है, फॉरेन में भी है, तो वहां पर अगर आपके पास डिपॉजिट्स हैं फॉरेन करेंसीज में, तो आप उससे भी आप अपना ट्रांजैक्शन, जो पेमेंट का ट्रांजैक्शन करना है, उसको आप कर सकते हो। तो दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड्स ऑल क्लेम्स पेबल इन फॉरेन करेंसी। क्या इंक्लूड करता है, सारे पेमेंट्स को क्लेम करता है, लेता है, जो कि फॉरेन करेंसीज में होंगी वो। ठीक है, चलो फिर आता है नीड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज। क्या जरूरत है फॉरेन एक्सचेंज पढ़ने का, क्यों हम देख रहे हैं इतना फॉरेन एक्सचेंज क्यों। तो फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स खरीद रहे हो, सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, गुड्स लेके आ रहे हो, सर्विस को ही ले रहे हो बाहर की फॉरेन कंट्रीज से, तो उनको आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट देना पड़ेगा। जनरली एक्सेप्टेड फॉरेन करेंसी कौन सा है, डॉलर है आपका, हर जगह एक्सेप्टेबल रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको उस फॉरेन करेंसी में आपको देना पड़ेगा। ठीक, सो उसके लिए आपका ये फॉरेन एक्सचेंज हेल्प करता है। इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंट्रीज, आपको निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है फॉरेन कंट्रीज में, तो आपको उसी करेंसी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रैवल और एजुकेशन करने के लिए जाना है, घूमने के लिए जाना है या एजुकेशन पर्पस के लिए जाना है, तो उस केस में भी आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। फिर फॉरेन रेमिटेंस के लिए जाना है या सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेब्ट, कोई इंटरनेशनल डेब्ट आपने लिया है, उसका सेटलमेंट करना है, तो उसको फाइनेंशियल करेंसी, फॉरेन करेंसी में ही आप उसको सेटलमेंट कर सकते हो। लास्टली आता है आपका फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग। तो फॉरेन ट्रेड करने के लिए आपको फाइनेंसिंग की जरूरत हो, फॉरेन ट्रेड करने के लिए, तो वो भी आपको फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन रेट, फॉरेन करेंसीज में ही करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये था आपका नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज होते हैं, और साथ ही साथ मीनिंग क्या है फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है आपका
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मार्केट में कौन कौन लोग आते हैं, तो मार्केट का मतलब क्या हुआ, अ सिस्टम वेयर फॉरेन करेंसीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड, जहां पर फॉरेन करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है, वही आपका फॉरेन करेंसी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहलाता है। अब इसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, कौन कौन इसमें इंक्लूड होता है, तो कमर्शियल बैंक आता है, एसबीआई हो गया, जितने कमर्शियल बैंक है जिनका फॉरेन जगह पर ब्रांचेस हैं वो, ठीक, सेंट्रल बैंक हो गया, आरबीआई हो गया, ठीक, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स हो गए जो बीच के मिडिल पर्सन होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, वो हो गए, इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं अपने शहर अपने देश में, या भेज रहे हैं अपने देश से बाहर फॉरेन कंट्रीज में, तो उनके लिए भी। फिर आता है स्पेकुलेटर और आर्बिट्रेज, स्पेकुलेटर मतलब जो स्पेकुलेशन करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं आपके एसेट्स का, सिक्योरिटीज का, तो वो आपके स्पेकुलेटर्स हो गए। फॉरेन करेंसी में वो सेल और परचेज कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो स्पेकुलेटर्स हो गए। आर्बिट्रेज का भी मतलब वही होता है कि जो आर्बिट्रेज प्रोसेस एक कहलाता है, जिसमें होता है क्या है कि अगर कोई इन्वेस्टर है, वो जब उसका सिक्योरिटी, फॉरेन सिक्योरिटी अगर कोई है, कोई शेयर है, बॉन्ड है, फॉरेन का है, फॉरेन कंपनी का है, तो वो उसको, उसका जब रेट बढ़ रहा है तो वो उसको बेच दे रहा है, रेट जब घट रहा है उसको खरीद ले रहा है। तो ये जो खरीदने बेचने का सिस्टम है, ये सेल और परचेज का सिस्टम चलता है सिक्योरिटीज का, उसी को आर्बिट्रेज प्रोसेस कहते हैं, और वो करने वाले को आर्बिट्रेजर्स कहते हैं, ठीक। फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, जो फाइनेंशियल हेल्प देती है, फाइनेंशियल आपको हेल्प प्रोवाइड करती है किसी भी इन्वेस्टर्स को, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है आपका एक्सचेंज रेट को लेकर, ठीक। एक्सचेंज रेट क्या है, मीनिंग है एक्सचेंज रेट इज अ प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी, एक करेंसी के बदले आपके दूसरे करेंसी का क्या वैल्यू है, कितना रेट है, जो रेट बनाया जाता है उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं या एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पर लिखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल $1 जो है इज इक्वल्स टू 84 रुपीज, ठीक। अब ये मार्केट फोर्सेस के हिसाब से आपके ये जो रेट है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक। तो ये जो एक्सचेंज रेट बना है ये इसीलिए बनाया गया है कि ये पता लगा सकें कि आपके करेंसी की कितनी वैल्यू है किसी दूसरे करेंसी के कंपैरिजन में, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पर हो गया, एक्सचेंज रेट क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट हम देख लेते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट एक पहला आया है जिसका मतलब फिक्स लगा है, दैट मीन्स वो एक्सचेंज रेट जहां पर स्टेबिलिटी है, वो एक्सचेंज रेट चेंज नहीं हो रही है, वो चलती आ रही है, वैसी की वैसी सेम रह रही है। अभी कब हो पाएगी, जब आपका गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जो है वो फिक्स कर दे रहा है आपकी करेंसी की वैल्यू को, कि मेरे करेंसी की वैल्यू इतनी इतनी है। अगर हम कह दें कि $1 हम सिर्फ 80 रुपीज ही देंगे, तो ये फिक्स हो गया, यहाँ पर इतना ही देंगे, इससे ना ऊपर ना इससे नीचे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ये चेंज होते हैं। तो ये मान के चलो कि हमारे यहाँ फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं बनता है। दूसरा आ गया एक्सचेंज रेट रिमेन स्टेबल, जो एक्सचेंज रेट है वो हमेशा क्या रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। ओके, तो फिक्स एक्सचेंज समझ गए, तो ये क्या होता है, स्टेबल रहता है, चेंज नहीं होता। और ये यूज कहाँ होता था, अंडर ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के अंडर ये यूज किया जाता था फिक्स एक्सचेंज रेट को, ठीक। अब क्या आ गया है, अब आया है, अब जो चलता है जनरली फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो कि डिटरमाइन किया जाता है मार्केट फोर्सेस के हिसाब से कि आपके करेंसी और की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उस हिसाब से आपका करेंसी की वैल्यू तय की जाएगी, तब वो एक्सचेंज रेट उस हिसाब से बनेगा। तो वो आपका क्या कहला गया, फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसमें एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लक्चुएट कर जाता है फ्रिक्वेंटली, मतलब कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कब चेंज होता रहेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है मैनेज फ्लोटिंग, तो दोनों चीज को मैनेज किया गया, यहाँ पर कैसे कंबाइन किया गया है फिक्स और फ्लेक्सिबल सिस्टम को। मतलब यहाँ पर सरकार आरबीआई जो है उसका भी एक इंटरफेरेंस रहेगा ताकि वो एक स्टेबिलिटी दे सके एक्सचेंज रेट में, और जो मार्केट फोर्सेस हैं उनसे भी आपका एक्सचेंज रेट जो है वो भी इफेक्ट होगा। तो इन दोनों चीज को मैनेज किस तरीके से करना है, ये किस में आता है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी आरबीआई इंटरफेयर व्हेन नेसेसरी टू मेंटेन स्टेबिलिटी। वैसे तो मार्केट फोर्सेस में जो चल रहा रहता है वो चलता रहता है, लेकिन जैसे ही कुछ नुकसानदेही वाली चीज होती है तो फिर उसमें आरबीआई क्या करता है, इंटरफेयर करता है और उस पूरे चीजों को स्टेबल करता है, आपको जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल करने में हेल्प करता है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका स्पॉट रेट। स्पॉट रेट मतलब
स्पॉट से समझ आया, स्पॉट ऑन द स्पॉट जो इमीडिएट आपका पेमेंट रहेगा, इमीडिएट जो आपका एक्सचेंज रेट रहेगा, उसके हिसाब से अगर आप अपने गुड्स सर्विसेज का रेट तय कर रहे हो ऑन स्पॉट, 2 डेज में वो डिलीवरी भी हो जाती है, उसकी 2 वर्किंग डेज में उसको आपको पेमेंट भी करना पड़ता है। तो इमीडिएट ऑन स्पॉट किसी चीज का आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस एक्सचेंज रेट के हिसाब से, तो वो स्पॉट रेट कहलाता है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड रेट। अब फॉरवर्ड रेट एक होता है और एक होता है फ्यूचर रेट। छोटा सा डिफरेंस होता है, क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक इनवॉइस बनाया गया है, इस इनवॉइस में इसमें क्या हो रहा है फॉरवर्ड रेट में कि रेट फिक्स टुडे फॉर फ्यूचर डिलीवरी। आज के टाइम में मान लो तुम मुझसे सामान लेने आए, मुझसे सामान लिए और तुमने कहा कि मैं पेमेंट बाद में करूंगा, कितने का है? तो मैंने आज के रेट से बता दिया कि ये कितने का है, उसमें लिख के दे दिया कि ये इतने का है, ये सामान गया है, ठीक है तुम बाद में हमको पेमेंट करना। वो बाद में कर रहा है, क्या पता उस टाइम रेट बढ़ जाता, लेकिन उसमें लिखा गया था कि इतने रेट पे ही पेमेंट लेना है, तो हम उतने रेट पे लेंगे भले उस टाइम रेट बढ़ा हो, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, आपका फॉरवर्ड रेट कहलाता है। लेकिन फ्यूचर रेट क्या कहलाता है कि यहाँ पर जो गुड्स और सर्विसेज दिला रहे हैं उनके बारे में लिख दिया, जिनको दिला रहा है वो लिख दिया, सब लिख दिया, लेकिन फ्यूचर में ये डिलीवरी हो रहा है, फ्यूचर में पेमेंट किया जा रहा है, फ्यूचर पेमेंट हो रहा है, वो भी फ्यूचर रेट से, फ्यूचर रेट से पेमेंट हो रहा है फ्यूचर डेट में, तो वो आपका फ्यूचर रेट कहलाता है। और फॉरवर्ड रेट में डिफरेंस यही होता है कि आज के डेट पे क्या जो रेट है उस पर तय कर दिया जाता है और फ्यूचर में उसका पेमेंट करते हैं या फ्यूचर डिलीवरी उसकी दी जाती है, ठीक। तो इसको यूज किया जा सकता है हेजिंग में। लेजिंग और हेजिंग जो होता है इसके बेस पे लोग फायदा कर सकते हैं अपना और किसी का नुकसान भी कर सकते हैं, ठीक। चलो फिर आता है आपका नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल मींस एक्चुअल पे मार्केट एक्सचेंज रेट, जो एक्चुअल मार्केट एक्सचेंज रेट है उसको हम नॉमिनल रेट कहते हैं। और जो एडजस्ट किए जाते हैं इन्फ्लेशन डिफरेंस के द्वारा, जो एडजस्ट कर दिए जाते हैं उसको हम रियल एक्सचेंज रेट कहते हैं, ठीक। तो ये था आपका एक्सचेंज रेट पूरा कितने तरीके का होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो सो जो नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है आपका फैक्टर्स कॉजिंग फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएट करने में उसके कारण बनते हैं, ठीक। तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट ड्यू टू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मार्केट फैक्टर्स। जो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और मार्केट फैक्टर्स जो हैं इन तीनों के बेसिस पे आपके एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आते हैं। बट कुछ स्पेसिफिक कौन कौन से हैं? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। आपकी फॉरेन करेंसी की कितनी डिमांड है, कितना आप सप्लाई दे रहे हो, उस हिसाब से आपके एक्सचेंज रेट में चेंजेस होंगे, ठीक। लिखा भी है हायर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डेप्रिशिएट डोमेस्टिक करेंसी। मगर किसी फॉरेन करेंसी का डिमांड ज्यादा है तो आपकी करेंसी की डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और अगर सप्लाई आप ज्यादा कर दो तो आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, अप्रिशिएट कर जाएगी। तो इस तरीके से आप फ्लक्चुएशन देख सकते हो अपने फॉरेन मार्केट एक्सचेंज रेट में, ठीक। दूसरा आता है आपका इन्फ्लेशन रेट। आपकी कंट्री का कितना इन्फ्लेशन रेट है, ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है तो आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जहां की इन्फ्लेशन रेट कम होगी वहां की करेंसी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसका एक्सचेंज रेट जो है वो भी ज्यादा होगा, ठीक। तो कंट्री विथ हाई इन्फ्लेशन बिकम लेस कॉम्पिटिटिव, करेंसी क्या होती है, डेप्रिशिएट हो जाती है। जिसकी हायर इन्फ्लेशन होती है वो कॉम्पिटिशन में थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक। हमारे इन्फ्लेशन ज्यादा है इसलिए अभी $1 इज इक्वल्स टू ₹84 है। अगर हमारे करेंसी, हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन रेट थोड़ा सा कम हो जाए तो कहीं ना कहीं ये पहले $1 का जो ₹75 था तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन रेट बढ़ता गया, इसीलिए हमारे करेंसी की वैल्यू घटती गई है और एक्सचेंज रेट में वो चीज बढ़ती गई है, ठीक। चलो सो इंटरेस्ट रेट डिफरेंस, अब इससे भी आपका एक्सचेंज रेट चेंज होता है। जहां पर जिस भी कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम होगा वहां उस कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। फॉरेन करेंसी में यूएस में हो गया आपका, यूएस डॉलर की बात अगर करें तो वहां पर इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ही कम है इन कंपेरेटिव टू हमारे करेंसी के, ठीक है, हमारे इंडिया के। तो हायर इंटरेस्ट रेट अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, करेंसी एप्रिशिएट, लोअर इंटरेस्ट रेट डेप्रिशिएट, ठीक। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन बनाता है? सरकार बनाती है, जिसमें वो देखती है कि उसका इनकम कितना है और एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर क्या है।
इसको चेक करते हुए जो भी इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इन सारी चीजों को देखते हुए वो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाती है। सो अगर डेफिसिट होगा तो क्या होगा, लिखा भी है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका डेफिसिट हो रहा है तो मोर इंपोर्ट देन एक्सपोर्ट, आप इंपोर्ट ज्यादा करो एक्सपोर्ट करने से, दैट मीन आप फॉरेन करेंसी को राइज कर रहे हो, डिमांड फॉरेन करेंसी की ज्यादा बढ़ा रहे हो और आपकी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। और फॉरेन इंपोर्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आपका जो फॉरेन करेंसी बचा हुआ है, आपके पास रखा है, वो आपके पास से कहीं बाहर जा रहा है, या आपकी जो इंडियन रुपीज है वो उसके कंपेरेटिवली भी बाहर ज्यादा जा रही है। ठीक, तो ये था आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का। डेफिसिट कर रहे हो तो, सरप्लस कर रहे हो तो एप्रिशिएट इन डोमेस्टिक करेंसी, आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फॉरेन करेंसी आपके पास आ रही है, जितनी ज्यादा फॉरेन रिजर्व उतना आपके करेंसी की वैल्यू बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गया किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट के पोजीशन के बारे में। नेक्स्ट है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन क्या है, अगर स्पेक्यूलेटर एक्सपेक्ट कर रहा है कि करेंसी टू बी स्ट्रेंथन, डिमांड राइज कर रहा है तो एप्रिशिएट होगी आपकी करेंसी में, लेकिन अगर वही वो गिरने वाली है तो आपकी करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। स्पेक्यूलेटर का काम यही होता है कि वो ये चेक करता रहता है कि आपकी करेंसी अगर स्ट्रेंथ पे है, उसकी वैल्यू ज्यादा है तो उसका तो फायदा होगा, लेकिन अगर वैल्यू कम है तो उसका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, एफडीआई और एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट। ठीक, तो हैवी इनफ्लो है तो अप्रिशिएट करेंगे, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रहे हैं, अगर वो ज्यादा आ रहे हैं तो हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन अगर कम आ रहे हैं, जा ज्यादा रहे हैं दूसरे कंट्रीज में, तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कॉन्फिडेंट में रहेंगे और स्ट्रॉन्ग करेंसी बनेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है, सरकार स्टेबल नहीं रहेगी, चेंज होती रहेगी, बदलती रहेगी, तो कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था बदलेगी, कैपिटल बाहर ज्यादा जाएगा और आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है आपकी एक्सचेंज रेट में। देख रहे हो कितने सारे चीजों के इफेक्ट हो रहा है आपका एक्सचेंज रेट। शुरू हुआ था आपके नॉर्मली डिमांड एंड सप्लाई से, डिमांड एंड सप्लाई के बाद आपका चला गया ये इन्फ्लेशन रेट, फिर इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पोजीशन कैसा है, डेफिसिट है, सरप्लस है, क्या है, जनरली डेफिसिट ही रहता है, इसीलिए हमारे करेंसी की वैल्यू क्या है, वो डेप्रिशिएट रहती है और कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। ठीक, स्पेक्यूलेटर्स जो हैं उनके बेसिस पे भी हो सकता है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है तो अप्रिशिएट करेगी, कम आ रहा है तो डेप्रिशिएट करेगी, और फाइनली जो आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी तो आपकी करेंसी इंक्रीज करेगी, उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, लेकिन इनस्टेबल रहेगी तो आपकी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी। और भी बहुत सारे हैं, 3 और है इसमें, क्या क्या है, आरबीआई इंटरवेंशन, अगर बाइंग फॉरेन करेंसी रुपी डेप्रिशिएट, अगर आरबीआई जो है उसका इंटरवेंशन कैसे हो सकता है कि अगर वो फॉरेन करेंसी को ज्यादा परचेज सेल बाई कर रही है, खरीद ज्यादा रही है, ठीक, तो खुद की वैल्यू क्या होगी, वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, क्योंकि फॉरेन करेंसी ज्यादा आ रहा है, अपनी वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि फॉरेन करेंसी लेने के बदले हम अपनी करेंसी को ज्यादा दे रहे हैं उनको। ठीक, या अगर फॉरेन करेंसी को सेल करेगी तो अपनी जो रुपी की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, वो एप्रिशिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, रिसेशन इन मेजर इकोनॉमिक, वॉर एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी, चेंज इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, इन तीनों की वजह से कोई रिसेशन आ रहा है, डाउनफॉल आ रहा है आपकी इकोनॉमी में, वॉर हो रहा है, कोई ग्लोबल आपकी अनसर्टेनिटी आ रही है, पैंडेमिक जैसे आया था सबका इकोनॉमी डाउन हो गया था, कोई भी ऑयल प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे पेट्रोल का दाम पहले कम था अब थोड़ा बढ़ रहा है, तो इन सब चीजों की वजह से भी आपका एक्सचेंज रेट पे फर्क पड़ता है। एंड लास्टली हेजिंग एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम कहते हैं लार्ज स्केल हेजिंग कैन अफेक्ट स्पॉट एक्सचेंज रेट, तो स्पॉट एक्सचेंज रेट पे होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा फेयर होता है, लेकिन हेजिंग और इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है कि वहां पर आप थोड़ा सा कमा सकते हो, कि बचा सकते हो अपनी चीजों को, कि जब रेट कम हो उस टाइम पे आपने अपना वो क्या कहते हैं कोटेशन ले लिया, ऑफर कर दिया, सेल ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया, पेमेंट बाद में करोगे, लेकिन आज के रेट पे तो आपने कर दिया था, फ्यूचर में क्या पता आपको पता हो कि वो बढ़ने वाला था, तो हमने पहले ही उस रेट पे खरीद लिया, कम रेट पे, भले पेमेंट हम बाद में ही करेंगे लेकिन खरीद तो हम उसी रेट पे लिए ना, तो इसी को क्या कहते हैं, हेजिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपके एक्सचेंज रेट को हम तय कर सकते हैं।
क्लियर हुआ ये चीज? चलो सो ये था आपका क्या इसके बारे में कि आपका कंसेप्ट क्या है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज का कंसेप्ट क्या है, इसका मीनिंग, इंस्ट्रूमेंट और साथ ही साथ नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, एक्सचेंज रेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट हमने देख लिया, बहुत सारे टाइप्स थे इसके हमने देखा। फिर फैक्टर क्या कॉज कर रही है फ्लक्चुएट करने में एक्सचेंज रेट का, ये भी सब हमने पूरे 10 थे, हमने ये पूरे 10 को देख लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है वो है आपके एक्सचेंज कंट्रोल के बारे में, ठीक, कि आप एक्सचेंज को कंट्रोल कैसे करते हो। तो एक्सचेंज कंट्रोल, क्योंकि इतने सारी चीजों वजह से तो फ्लक्चुएशन आ ही रहे हैं, तो अब इस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कैसे करना है वो आपको एक्सचेंज कंट्रोल बताता है। तो एक्सचेंज कंट्रोल रिफर्स टू गवर्नमेंटल रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में जिस तरीके से आपकी सरकार किस तरीके से रेगुलेट कर रही है, उसको किस तरीके से काम कर रही है, इस पे तय कर सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट इज अ सिस्टम थ्रू विच द स्टेट कंट्रोल टू परचेज सेल एंड यूज ऑफ फॉरेन करेंसी। ये एक सिस्टम है जिससे जो स्टेट है, जो आपका कंट्री है, वो कंट्रोल करता है आपके परचेज पे, सेल पे और यूज पे, किसके, फॉरेन एक्सचेंज के। फॉरेन एक्सचेंज के परचेज, सेल, और परचेज कितना होगा, सेल कितना होगा, यूज क्या होगा, इसको, क्योंकि तभी सरकार क्या करती है, टैरिफ लगाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, कि आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको इतना टैरिफ देना पड़ेगा, इतना टैक्स देना पड़ेगा, या इतना फाइन देना, ड्यूटी लगती है, ड्यूटी चार्ज करनी पड़, ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ये सब फीस चार्ज करती है ताकि वो इंपोर्ट को कम कर सके, और एक्सपोर्ट पे कोई फीस, कोई कम वो नहीं है कि आप कितना भी चाहो उतना एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इंपोर्ट करने पे सरकार ने रोक टोक लगाया है, इसीलिए लगाया है ताकि आपके जो करेंसी है उसकी वैल्यू डिक्रीज और ना हो, ठीक है, या इनकम जो है वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा ही आए, ठीक। तो ये सरकार ही क्या करती है, रेगुलेट करती है आपके फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को, जिसमें कितना सेल होना है, कितना परचेज होना है, कितना यूज होना है फॉरेन एक्सचेंज का, ये तय करती है, ठीक है। सो इंडिया में एक्सचेंज कंट्रोल कौन करता है, मेनली आपका आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999। इस फेमा एक्ट के तहत आरबीआई ही जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है। क्लियर है इतना चीज? इतनी चीज क्लियर है यहाँ पर? सब ऑब्जेक्टिव क्या है आपके एक्सचेंज कंट्रोल करने का, एक्सचेंज कंट्रोल करने का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य क्या है आपके इसको करने का? तो कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज, ताकि आप अपने पास फॉरेन एक्सचेंज को रख सको। अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करते रहोगे तो गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हो, लेकिन आपका जो फॉरेन करेंसी है वो तो आपके पास से जा रहा है। तो इस चीज को बचाने के लिए ही आपका एक्सचेंज कंट्रोल का कंसेप्ट आया, कि ताकि आप अपने फॉरेन रिजर्व को बचा सको। तो कन्वर्ट्स फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंट एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी के एक्सेसिव यूज को बचाने के लिए आपका ये फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल का कंसेप्ट आया है। करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, ठीक, कंट्रोल इंपोर्ट एंड एनकरेज एक्सपोर्ट। जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरकार बनाती है, ठीक, इसमें दो साइड होता है, रिसिप्ट होता है और एक्सपेंडिचर होता है, ठीक। अब इसमें जो बैलेंस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, पैसा ज्यादा आए यहाँ मीन एक्सपोर्ट ज्यादा हो, और इंपोर्ट का जो बैलेंस है इसी को बना के रखना, ये अगर सही रहेगा तो आपका एक्सचेंज कंट्रोल भी होगा, ठीक। तो ये दो ऑब्जेक्टिव है। और क्या है, मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, ताकि आप अवॉइड कर सको जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा हो जा रहा है, इसको मेंटेन करने के लिए आपको एक्सचेंज कंट्रोल के टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा, या आरबीआई को नेसेसरी स्टेप लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इकोनॉमी। आपकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, आपका जो इंपोर्ट है, लाइक पेट्रोलियम का, फूड ग्रेन्स का, मशीनरी का, इन सारे एसेंशियल चीजों को इंश्योर कर सको कि ये इंपोर्ट हो सके, और बाकी रेस्ट जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको कम करके आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो आपकी इकोनॉमी है, खुद की कंट्री है, उसको प्रोटेक्ट करो, कि आपकी अर्थव्यवस्था खराब ना हो जाए, कि आपकी करेंसी की वैल्यू इतनी भी गिर ना जाए कि इन्फ्लेशन का रेट इतना ज्यादा भी ना बढ़े, क्योंकि इसके वजह से भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है।
तो इसीलिए एक्सचेंज रेट यहाँ पर, एक्सचेंज कंट्रोल जो है यहाँ पर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रिवेंट कैपिटल फाइट, स्टॉप इलीगल मूवमेंट ऑफ मनी टू फॉरेन कंट्रीज। ठीक, कैपिटल फाइट जो है, जो इलीगल यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है मनी का, जो लोग क्या करते हैं, हवालिया करते हैं ना, जिसको ब्लैक मनी कहते हैं, ब्लैक मनी को यहाँ से फॉरेन भेज देते हैं, फिर वहां से किसी जगह इन्वेस्ट करके वो वाइट होके वापस से आपके कंट्री में आ जाती है। तो इसको भी प्रिवेंट करना, कैपिटल फाइट जो है, इसको प्रिवेंट करने के लिए भी आपको एक्सचेंज कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि कोई भी इलीगल काम को आप क्या कर सको, रोक सको फॉरेन कंट्रीज में जो यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये करना होगा, ये ऑब्जेक्टिव हुआ एक्सचेंज कंट्रोल करने का। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेट फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड प्रमोट प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड बनाने, रेगुलेट करने की, जो ट्रेडिंग हो रही है फॉरेन में, यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं फॉरेन में और फॉरेन से यहाँ आ रहे हैं, तो इसको रेगुलेट करने के लिए अच्छे से आपको एक्सचेंज कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक्सचेंज कंट्रोल नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप नुकसान में भी चले जाओगे। तो वहां पर इस चीज के लिए इसको लाया गया। कंट्रोल अनऑथराइज्ड फॉरेन ट्रांजैक्शन, जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शन से स्मगलिंग हो रहा है करेंसी, हवाला मैंने कहा ना पैरेलल मार्केट है, तो उन सब चीजों को स्मगलिंग की जा रही है हमारे इलीगली तरीके से, किसी सामान को ले जाया जा रहा है, करेंसी को ले जाया जा रहा है हमारे यहाँ की, हवाला हो रहा है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जहां पर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। पैरेलल कोई मार्केट है, इसमें अनऑथराइज जो भी चीजें हैं उसको रोकने के लिए, फॉरेन मार्केट, फॉरेन ट्रांजेक्शन में जो हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक्सचेंज कंट्रोल करना जरूरी है। तो ये आपका 7वां ऑब्जेक्टिव हो गया आपके इसका। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं, क्या है, कौन कौन से मेथड्स हैं आपके एक्सचेंज कंट्रोल करने के, इनको हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट क्लास रहेगा जो कि आपके ऐप पे अवेलेबल रहेगा, तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं एक्सचेंज कंट्रोल करने के, जो कि थोड़ा सा लेंथी आपका लेक्चर जाएगा उसमें। ठीक है, तो चलो इसी के साथ एंड करती हूँ आज के इस लेक्चर को। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। इजी सा आपका ये सब्जेक्ट है, बहुत ही कठिन नहीं है, माइनर सब्जेक्ट है, तो इतना भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूँ तो। डिस्क्रिप्टिव रहेगा, तो जो बेसिक चीजें मैं बता रही हूँ उतनी चीजों को अगर याद रखोगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। चलो इसी के साथ एंड करती हूँ इस क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा क्लास, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उसके बारे में भी कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो जब भी लाऊंगी उसमें आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। चलो इसी के साथ एंड करती हूँ क्लास को, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।